नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल है आप लोगों के लिए। देखिए जबरदस्त सवाल आया हुआ है ट्रेडिंग रिलेटेड, और ये सारे चीज प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होता है कि शेयर खरीदते ही ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, शेयर बेचते ही ऊपर चला जाता है। जबकि सवाल आया है दीपक जी ने पलवल हरियाणा से लिखा है। मैं पहले उनका सवाल क्लियर कर लूं। दीपक जी ने पलवल हरियाणा, उनका जगह है पलवल हरियाणा, नाम है दीपक। तो उनका सवाल क्या है ये देख लेते। सवाल है कि ट्रेडिंग डिसीजन पर जब हम ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, तो उस टाइम दो तरफा सवाल आते हैं। बाय करें तो नीचे ना चला जाए, और अगर सेल करें तो ऊपर। इस स्टेज में ऐसा होता है कि कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, इनका ये सवाल है कि जब ये एंट्री करते हैं या डिसीजन लेते हैं, आप लोग के साथ भी होता होगा कि जब एंट्री करते हैं तो दिमाग में आता है कि कहीं ये नीचे ना चला जाए, या फिर सेल किया तो ये कहीं ऊपर ना चला जाए। देखिए ऐसे कंडीशन के सिचुएशन जीवन में हमेशा आएंगे। जैसे एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, है ना। लाइफ का एक एग्जांपल लेंगे, फिर हम लोग चार्ट पे चल के बात करेंगे। कि मान लेते हैं कि आपकी शादी हो रही है, एक एग्जांपल है ना, और जिसके साथ शादी हो रही है, आप तो अभी उसके साथ अरेंज मैरिज है, तो आप शादी कर रहे हैं। तो शादी करने से पहले आपने कुछ पता होता कर लिया कि सब कुछ सही सवाल है, सब कुछ सही है, लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है, सब कुछ पता कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि वो लाइफ टाइम आपके साथ अच्छा रहने वाला, या शादी के बाद से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा? और वो हो सकता है शादी के बाद आप दोनों का विचार ना मिले, हो सकता है वो अपोजिट चला जाए। ऐसे अक्सर न्यूज में पढ़ते होंगे कि शादी के चंद महीनों बाद ही या तो लड़की ने दूसरी शादी कर ली या लड़की कहीं भाग गई, है ना। अक्सर ऐसे सवाल, तो ये सवाल तो जीवन में भी रहते हैं, है ना। ये सवाल तो आपके जीवन में भी हमेशा बने रहेंगे कि जिसके साथ आप रिश्ता बना रहे, क्या वो हमेशा टिकाऊ होगा, क्या वो हमेशा चलेगा, क्या वो आपके साथ चलेगा या आपके अपोजिट जाएगा। सेम स्टॉक मार्केट में भी होता है। मेरा काफी कॉन्फिडेंस के साथ में एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि मार्केट इक्वल टू लाइफ। जो आपके लाइफ में है वो मार्केट में है, यानी कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये हमेशा आपके लाइफ में बना रहेगा। इस बात को मान के चलिए, क्योंकि मार्केट में भी है। तो जब भी आपको एंट्री करते हैं स्टॉक्स में, पहले आपने कोई सर्च किया, कोई रिसर्च किया। अगर आपने रिसर्च कर लिया है, मान लेते हैं अगर आपने रिसर्च नहीं किया तो तुक्काबाजी से ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने रिसर्च कर लिया, पूरा देख सुन लिया, तो वो आपके लेवल पर अगर आता है, अगर मान लेते हैं किसी स्टॉक को, जैसे कि मैं एक चार्ट पे चल के आता हूं, यहाँ पे ये चार्ट है, और मान लेते हैं कि ये कोई स्टॉक्स है, रिलायंस है, ये रिलायंस है ना, ये एक स्टॉक है। मान लेते हैं कि आपने रिसर्च सब कर लिया इसमें, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि हमें इस रिलायंस को जो है कम से कम लेना होगा 2290 या 2300 के ऊपर। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 2300 के ऊपर लेना है। चलिए हमने यहाँ पे 2300 पे एक लाइन लगा दिया, सपोज 2300 पर एक लाइन लगा दिया, ये लाइन लगे। और कितने के ऊपर लेना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिसर्च किया आपने कि इसको आपको 2300 के ऊपर लेना। ओके, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। या तो 2300 के ऊपर आपको इसकी एंट्री कर देना है, 2300। क्लियर? ये आपने रिसर्च कर लिया सब कुछ। अब यहाँ पे आपने एक लाइन लगा के बैठ गया। अब जब ये स्टॉक नीचे आया, नीचे है 2260 या 2260, और यहाँ से लेके आपको पता है कि अभी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि आपको 2300 के ऊपर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपने सब खोजबीन कर लिया है कि ये लड़की है, ये लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन 2300 के ऊपर जाएगी तो और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन जब ये 2300 के पास आता है, तब आपको डिसीजन लेना है। अब ये तो आ गया, अब आपको डिसीजन लेना है, क्या यहाँ पे आपको एंट्री करना, गठबंधन करना है कि नहीं इसके साथ। तो आपने रिसर्च कर लिया कि 2300 के ऊपर ये सही हुआ, तो आपने एंट्री ले लिया। अब यहां से जब एंट्री लिया तो ये चला गया कितना, 2310, 2315 के ऊपर चला गया। लेकिन 2315 के ऊपर जाने के बाद ये वापस देखिए 2300 की तरफ आ रहा था नीचे। तो ये एरिया आपके उस सवाल का है कि कहीं ये स्टॉक लेने के बाद नीचे ना आ जाए। देखिए ये लाइफ में हमेशा आता रहेगा आपके साथ। लेकिन अगर आपने रिसर्च कर लिया कि 2300 के ऊपर ये बेहतरीन है, तो ये एक बार हो सकता है ये 2300 को क्लेम करे और देन ये ऊपर चला जाए वापस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चार्ट समझिए, और चार्ट के बाद तो ऊपर चला जाए। तो ये आपको रिसर्च तो चला गया ना, ये ऊपर, तो उसके पास आया और ये चला गया ऊपर। लेकिन अगर ये 2300 के नीचे ही आ जाता तब कहने का मतलब है
कि उसने अपना संस्कार खराब कर लिया, उसने अपना नेचर बदल दिया, उसने अपना पुराना जात दिखा दिया, उसने अपना पुराना व्यवहार दिखा दिया, उसने अपना ओरिजिनल जो उसकी घरेलू परवरिश है वो दिखा दिया, यानी कि वो फिर से आपके लाइफ में बेकार हो गया। यानी कि 2300 के नीचे अगर आ जाता तो ये रेजिस्टेंस बन जाता और यहाँ से फिर गिरावट बन जाता। तो ऐसे कंडीशन में ये दो तरफा चीज हमेशा आएंगे कि ये ऊपर जा सकता है कि नीचे चला जाएगा, एंट्री ले ना ले। तो इसका मतलब कि आप शादी ही ना करेंगे, लड़की अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, लाइफ चलेगा नहीं चलेगा, क्या करें, कुंवारे रहेंगे जीवन भर, करना पड़ेगा। गाड़ी चलाएंगे, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका मतलब गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, रोड पे चलते हैं धक्का लग जाता है तो इसका मतलब रोड पे चलना छोड़ देंगे। ये चीजें आपके लाइफ में और मार्केट में हमेशा बना रहेगा। तो रोड पर तो चलना है, बाइक तो चलाना है, शादी तो करना है। तो देन इसी तरह से एंट्री आप लीजिए, आपके अधिकार में सिर्फ आपका एंट्री लेवल है कि कहां पर आपको एंट्री लेना है, और बाकी दूसरा है स्टॉप लॉस लेवल। यानी कि एंट्री लेवल आपको अपना पता होना चाहिए और स्टॉप लॉस लेवल पता होना चाहिए। इस दो लेवल के पास ही है। अब ये ऊपर कितना जा सकता है ये आपके हाथ में नहीं है, ये नहीं है आपके हाथ में। ये आपके हाथ में हो सकता है ये यहां तक जाए और यहीं से गिर जाए, और यह हो सकता है ये एकदम चलता चला जाए, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो आपके हाथ में सिर्फ एंट्री लेवल है और आपके हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस है। यानी कि आपके हाथ में सिर्फ स्टॉक्स में आप इंटर कर सकते हैं और कहां पर से एग्जिट करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी चीजें ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो करता रहेगा मार्केट। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे, नहीं। स्टॉप लॉस बना ही है, इसीलिए जीवन में ना स्टॉप लॉस बनाया ही गया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ये दो चीजें अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो इस बात का फिर आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि एंट्री लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा कि नीचे चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो भी ठीक है और नीचे चला जाएगा तो भी ठीक है, नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। दूसरा कि मार्केट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो जाता है। मार्केट क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड यानी कि क्षण भर में चेंज हो जाता है। हम नहीं बदल पाते, हम चेंज नहीं हो पाते। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप इसके साथ ऊपर जाइए, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप इसके साथ नीचे आ जाइए। सिंपल बात है। लेकिन हम लोग चूंकि चेंज नहीं कर पाते, मनुष्य है ना, हम लोग चेंज जल्दी से नहीं कर पाते अपने सोच को, अपने थॉट को, अपने विचार को। तो ये हमारे दुखों का कारण होता है, ये हमारे लॉसेस का कारण होता है, इस तरह से डर का कारण होता है। तो आपका जो ये सवाल है ना, ये एक्चुअली कम जानकारी के अभाव की वजह से, कम जानकारी का मतलब क्या हो सकता है, आप देखते होंगे बहुत ज्यादा जानकारी होगा, लेकिन ये जानकारी साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल ये है कि आपका दिमाग ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हाँ हम लॉस भी लें, हम एसएल भी ले, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए तो स्टॉप लॉस बनाया गया। अब 2300 के ऊपर आपकी एंट्री है, ये आपको पता है। 2250 पे मान लेते एग्जिट है, तो ये स्टॉप लॉस है ना। अब इसके नीचे चला जाएगा तो अब इससे क्या झगड़ा करेंगे, तुम क्यों खराब हो गई, तुम्हारे साथ मैंने तो जीवन बिताने का वादा किया था, तुमने मुझे धोखा दे दिया। वो बदल गई, उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए उसको, है ना, आप निश्चिंत रहिए। तो जो स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर लीजिए, एंट्री लेवल डिसाइड कर लीजिए, टारगेट उसका काम है, मार्केट का काम है। गया तो ठीक है, नहीं गया तो आपका स्टॉप लॉस लेगा, कितना लेना। हाँ, लेकिन ये है कि ईमानदारी से आपको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई छोड़ देना ना, देखते हैं अभी जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो ये चीजें आपके लाइफ में हमेशा बना रहेगा। दीपक जी सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में ना आए, कहेगा कि ना 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 ये तो खाली हवाबाजी वाला गप है। हो सकता है क्योंकि अभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, इस वजह से वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट में सीरियस है तो ये चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा कि मार्केट अनिश्चित है। हम सिर्फ अपने एंट्री लेवल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाकी टारगेट कितना देगा वो उसका काम है, हमें निकलना कहाँ है वो मेरा काम है। ठीक है, तो इस बात को लेके आपको चलना पड़ेगा दीपक जी। तो ये था दीपक जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। पसंद आया फीडबैक दीजिए, ना भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो नए व्यूअर होंगे उनके लिए हो सकता है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो, और अगर किसी नए व्यूअर को ये चीज समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ूंगा। गुप्ता जी ने रांची से लिखा है, बहुत ही शानदार सवाल है कि सर मिर्जा इंटरनेशनल के ऊपर कुछ बताइए, अभी इसका साथ क्या हुआ है। एक्चुअली मिर्जा इंटरनेशनल का कल रात मैंने एक वीडियो डाल दिया था, आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। क्या मिर्जा इंटरनेशनल डूब गया है या बचा हुआ है, क्या हुआ है, सारी डिटेल मैंने वीडियो में डाल दिया, तो आप वहां देख सकते हैं। दूसरा सवाल जो है, अभी मार्केट जिस हिसाब से रिकवरी कर रहा है उस हिसाब से स्टॉक्स नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, हो सकता है अभी और आगे इसका क्या व्यू रहेगा, और आगे क्या व्यू रहेगा। तीसरा है कि हिंद जिंक कहाँ बाय करना चाहिए और क्या इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत है।
चौथा सवाल है टाटा स्टील को बाय करना है अभी सीएमपी पर भी, और अगर डीप लगे तब कहां पे बाय, प्लीज सजेस्ट। जुबिलेंट फूड को कहां बाय करना है और ऐड किया जाए टोनी गुप्ता, ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मिर्जा इंटरनेशनल तो दे दिया। अब दूसरा सवाल बहुत सब, बाकी सब सवाल तो स्टॉप ये एंट्री पॉइंट वाली बात है, लेकिन एक सवाल है जो सबके लिए जरूरी है। अभी मार्केट जिस हिसाब से रिकवर कर रहा है उस हिसाब से स्टॉक्स रिकवर नहीं कर रहे हैं, तो इसके क्या रीजन है और इसका आगे क्या हो सकता है। देखिए मार्केट दैट मीन्स आप ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी कि मैं ओवरऑल निफ्टी की बात समझ रहा हूँ कि आप निफ्टी की बात कर रहे हैं। निफ्टी मार्केट में एक्चुअली लोग निफ्टी ही समझते हैं और ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी, है ना। तो देखते इसका क्या हिसाब किताब। देखिए अभी जो है ना ये अभी आपको मिलेगा, ये मौका अभी आपको मिलेगा, क्योंकि निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने एक बॉक्स बनाया था। ध्यान से देखिए निफ्टी ने क्या बनाया था, एक बॉक्स रेंज बनाया था, ठीक है। क्लियर हो गया बॉक्स रेंज, बहुत बढ़िया। अब इस बॉक्स रेंज का जो ऊपरी वाला बैंड और निचला वाला जो बैंड है वो लगभग समझिए कि 400 पॉइंट का है। 16,800 नीचे आ रहा था और ऊपर 17,200 के आसपास में 250 आ रहा था। तो इसका मतलब है ये 450 पॉइंट का एक बैंड बनाया था और ये 450 पॉइंट के लिए रेडी कर रहा था अपने आप को मूव के लिए। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि ये अंदर में फंसा हुआ था तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक तो यूएस मार्केट, दूसरा ग्लोबल मार्केट, है ना, और तीसरा बैंक, इन सारी चीजों को लेके देखते हुए लोग ये आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इसके नीचे ये गिरता है तो लगभग आप 16,000 तक के लेवल आते हुए देख सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने न्यूज पे भी एक्सपर्ट लोगों को बोलता हुआ सुना होगा, 16,000, 16,200 ये सब लेवल बात कर रहे थे। लेकिन अब ये चूंकि मार्केट है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ये देखिए कितना ओवर सोल्ड है। आप ये देख रहे हैं ना, ये 2 दिनों से बाउंस आया, एक बार यहाँ बाउंस आया और एक यहाँ ब्रेकआउट किया। इस बॉक्स एरिया का इसने निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया। अब ये 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन, 15 दिनों का शॉर्ट बना हुआ है। कितने दिनों का बना हुआ है? शॉर्ट बना हुआ है, 15 दिनों का शॉर्ट बना हुआ है। और लास्ट में आपने देखा कि एक्सपायरी भी था, मंथली एक्सपायरी भी था, तो ये तो शॉर्ट कवर किया गया। इसके वजह से आपको ये बाउंस देखने को मिला है। अब चूंकि इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है 17,200 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उस लेवल के ऊपर भी ये क्लोज कर चुका है। तो एक जो पहला स्टेप है ना सिग्नल पॉजिटिव का, वो सिग्नल तो 17,200 के ऊपर इसने दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है थोड़ा आपको ईएमए पे भी वॉच करना पड़ेगा। यहां से ये पॉजिटिव है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां से ये खराब हो जाएगा, नहीं हो सकता है। अगर कुछ और कुछ नीचे आ गया, बात हो गया मार्केट में ग्लोबली, तो निगेटिव तो वापस बॉक्स में आ सकता है, ये चांसेस तो बने रहेंगे। लेकिन चूंकि चार्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, एक ब्रेकआउट भी हो रहा है, ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ होता हुआ नजर आया, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इसमें कुछ चांस बनेंगे जो इस तरह से ये घूमता हुआ ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं इस एरिया को क्लेम करने की कोशिश करेगा। और ये एरिया की अगर हम बात करें तो 17,500 के आसपास आता है, जरा एक बार देख लें, बिल्कुल 17,500 550 के आसपास आता है। एक तो ये लेवल बन रहा है कि अभी निफ्टी में और भी ऊपर की मूवमेंट बन सकते हैं। 17,360 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हो सकता है यहां से 200 पॉइंट की रैली आपको और बने। लेकिन क्या ये 200 पॉइंट की रैली वन वे जाएगा, इस तरह से जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अब चूंकि 2 दिन ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, यानी कि लोगों ने एंट्री किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री किया होगा, कुछ लोगों ने, जो लोग यहाँ बैठे होंगे ब्रेकआउट के इंतजार में, तो कुछ लोगों ने एंट्री किया होगा। अब जरा आप इमेजिन करिए कि अगर आपने यहाँ पे ले रखा हो इस पॉइंट पे, तो क्या आप इतना पॉइंट को कैच नहीं करना चाहेंगे? तो आंसर आएगा यस, कैच करना चाहेंगे। इसका मतलब क्या, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है? तो दिमाग में आएगा यस, एक सेलिंग प्रेशर तो बन सकता है। तो अगर ये सेलिंग प्रेशर बना निफ्टी में दोबारा से, तो ये कितने को होल्ड करेगा? तब आंसर आता है कि वहां से कम ऊपरी एरिया जो आता है 17,200 वाला, उस एरिया को ये दोबारा से क्लेम कर ले। 17,200 से लेके 17,225 तक को क्लेम कर सकता है। ध्यान सुनिए, कितना क्लेम कर सकता है? अगर यहां से ये गिरता है तो 17,200 से लेके 17,225 तक के एरिया को ये वापस से क्लेम कर लेगा इस तरह से, फिर यहां से एक बार बाउंस मार सकता है। लेकिन अगर ये अपने लो प्राइस के नीचे, यानी कि 17,200 के नीचे क्लोजिंग कर जाता है, इन केस 17,200 के नीचे निफ्टी क्लोज कर जाता है,
तब हो सकता है कि वापस से निफ्टी 17,000 के लेवल को क्लेम करना आ जाएगा, क्योंकि 17,200 ही लेवल इसका भी मेक और ब्रेक लेवल। आप यहाँ पे देखिए इस एरिया पर 2 बार और यहाँ पे फिर 2 बार, ये 17,200 का प्राइस है। अगर इसके नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तो ये वापस 17,000 के लेवल को आ सकता है। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा कि क्या ये निफ्टी 17,550 के ऊपर क्लोज करता है कि नहीं। अगर ये 17,550, 17,200 ये पहला इनिशियल स्टेज ब्रेक कर चुका है, यहां से इनिशियल स्टेज ब्रेक कर चुका है, लेकिन हमें ये एरिया के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए जो कि 17,550 का आता है। अगर ये 17,550 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है निफ्टी, तो आप मान के चलिए कि वापस से इसमें एक फ्रेश बाइंग लोग एंट्री करने लग जाएंगे, क्योंकि सारा पेन तो अब यहां से निकल जाएगा। तो एक झटका ये भी हो सकता है कि कल ये गैप अप खुल जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कल ये गैप अप खुल जाए और डायरेक्टली ये 17,500 पर ही चला जाए और फिर वहां से एक साइडवेज होके नीचे की साइड में आना स्टार्ट कर दे और वापस से 17,300 और 200 के लेवल को क्लेम कर ले। तो ये सिचुएशन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 17,550 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना कर दे तब तक अभी कुछ भी नहीं। हाँ, मूवमेंट इंट्राडे में आपको मिलेगा, अपसाइड के मूवमेंट। अगर ये 17,385 और 17,400 के ऊपर अगर ये निकालता है तो एक बार ये 17,500 के एरिया को क्लेम करेगा, क्योंकि अब जो इसका हर्डल है वो 17,500 का है। तो नीचे से एक बॉक्स को ब्रेक किया है, इस बॉक्स के लेवल की अगर बात करें तो 17,550 का एक लेवल आना चाहिए और वहां से फिर एक रिजेक्शन बनना चाहिए। तो आप निचले स्तरों से अगर बाय किए हुए तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट को जरूर बुक करिए, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी में एक बार जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वापस से अगर 17,200 के नीचे क्लोज करता है तो ये वापस फिर 16,900 और 800 की तरफ आने की चेष्टा कर सकता है। क्लियर है? अब देखते हैं थोड़ा सा निफ्टी में और भी कि निफ्टी के पास यहां से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, आप यहां से देखते जाइए, ये ट्रेंड लाइन इधर एक बार यहां आया, दूसरा बार यहां आया है ना, एक पॉइंट यहां पर आया है रेजिस्टेंस जो कि 18,000 19,000 के आसपास पहुंचने का कोशिश किया था, दूसरा बार यहां पे लिया है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा प्रोजेक्ट करें कि ये कहां तक जाने का चांस बना सकता है, तो देखिए यहां से अगर ये निकलता है तो धीरे 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 इस एरिया पर आने की कोशिश करेगा जो कि 17,600 के आसपास आता है। अगर प्रोजेक्शन हम करें तो कम से कम 17,600 के आसपास वापस ये इस रेजिस्टेंस लेने को तैयार होता है, क्योंकि यहां से जब जाएगा तो इस तरह से 17,600 फिर वापस से इस तरह से नीचे। तो ये एरिया 17,550 से 17,600, अभी मैं 550 वाला लेवल बता रहा था, यानी कि उसके आसपास आते ही रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा और वहां से फिर ये ब्रेकडाउन होके एक बार प्रॉफिट बुकिंग में फंस सकता है। तो आप ऊपरी स्तरों पे एक बार प्रॉफिट बुक करें और वेट करें, जब इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट करना कर दे तब ये 17,800 के लेवल और फिर 18,000 के लेवल को क्लेम करना जा सकता है। तो अभी 1 से 2 दिन के गैप अप खुलने पर या सस्टेन होने पर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि शॉर्ट इतने बने हुए मार्केट में कि ये सारे शॉर्ट को कवर करने की कोशिश किया गया है एफआई और डीआई के द्वारा, जिसके वजह से ये 2 दिनों की आपको रिकवरी मिली है। ऐसा डेटा में भी दिख रहा है, फ्रेश बाइंग अभी नहीं आया है। कैश में आप देखते होंगे कि एफआई ने बाय किया है, तो भाई उसने शॉर्ट में किया होगा तो उसको कवर करने भी आएगा तो वो भी बाइंग में गिनती हो जाती है। जो लोग आप शॉर्ट करते हैं फिर जब उसको कवर करेंगे तो बाय करना पड़ेगा, तो बाइंग में गिनती आ जाएगी ना, तो वो फ्रेश बाइंग नहीं है, इस बात को समझिए। तो इसके ऊपर यानी कि 17,650 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब ये 17,800 के लेवल को जाएगा, लेकिन अगर 17,550-75 से रिजेक्शन लेता है तो फिर 17,350 और 300 तक आने का कोशिश नीचे कर सकता है। और 17,200 के नीचे अगर टिक गया, अगर 17,200 के नीचे अगर टिक गया तो वापस से 16,900 16,800 तक के लेवल को, 17,000 के लेवल को क्लेम कर सकता है निफ्टी। तो ये अभी ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बन रहा है जैसा कि मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको काफी हेल्प मिला होगा। अगर कोई कमेंट हो तो मुझे फीडबैक में जरूर बताएं। अगला सवाल जो है दोस्तों इनका हिंद जिंक को लेके है, और पहले तो निफ्टी वाला बहुत ही बढ़िया सवाल था, मजा भी आया मुझे जवाब देने में, सारे लेवल में निफ्टी के क्लियर हो गए। अभी है हिंद जिंक को कहाँ पे बाय करना चाहिए और क्या इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत है। ओके, तो हम लोग पहले हिंद जिंक के चार्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। हिंद जिंक HINDZING हिंद जिंक, देखिए हिंद जिंक को कहाँ पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस की जरूरत है, इनका सवाल है। तो देखिए अभी 293 के आसपास चल रहा है, अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को ये ब्रेक डाउन करने की पूरी तरह से कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है हिंद जिंक। अगर इस एरिया के नीचे यानी कि 290 के नीचे निकलता है तो ये आपको 280 के आसपास मिल जाएगा। तो 265 से लेके 280 का जो एरिया है, ये जो मेन हर्डल है, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट एरिया
बनता हुआ दिखेगा। ये 2 पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया के आसपास अगर मिलता है तो जरूर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगा, मिल लेना चाहिए। लेकिन अगर हो सकता है नीचे ना आए और ऊपर चला जाए तो ऊपर फिर आपको 310 के ऊपर लेने की चेष्टा करना चाहिए हिंद जिंक में। ठीक है टोनी जी, चलिए आगे है कि टाटा स्टील को कहाँ पे बाय करना चाहिए। टाटा स्टील, तो देखिए टाटा स्टील को बाय सीएमपी पे भी कर सकते हैं। ऐसा देखिए मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि टाटा स्टील एक मल्टी बैगर स्टॉक है, टाटा ग्रुप का शेयर है, तो आप इसको करेंट वहां पे भी बाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपीज के आसपास में भी अगर टाटा स्टील मिलता है तो वहां से भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है टाटा स्टील में बेहतरीन तरीके से। तो 100 से लेकर 96 का जो एरिया है टाटा स्टील में, ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी का एरिया अगर यहाँ पे मिलता है तो जरूर बाय करें। अदरवाइज हो सकता है यहाँ से ना नीचे नहीं आए, हो सकता है यहाँ पर स्टॉक पहुंचे ही नहीं और यहीं से रिवर्स हो जाए तो 108 से 110 के ऊपर फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा टाटा स्टील में। ये है टाटा स्टील का लेवल। अच्छा, अगर जुबिलेंट फूड की बात कर रहे हैं, अगर जुबिलेंट फूड को कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो चलते हैं जुबिलेंट फूड को अगर हम देखा जाए तो जुबिलेंट फूड अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है 440, और जुबिलेंट फूड कहीं ना कहीं नीचे जाने को अब तैयार नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर जुबिलेंट फूड 460 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। इनकेस अगर जुबिलेंट फूड 460 के ऊपर नहीं गया तो हो सकता है रिजेक्शन लेके एक बार वापस से 420 से लेके 410 के आसपास आ जाए। तो वहां पर अगर आपको मिलता है 410 से 420 के आसपास में जुबिलेंट फूड, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस एरिया से बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो टाटा स्टील, जुबिलेंट फूड और हिंद जिंक, ये तीनों ही स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन लेवल पर है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। छोटा सा ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने बताने में, क्योंकि लेवल क्लियर कट दिख रहा है इस वजह से। हाँ, अगर ये 460 के ऊपर निकलता है तो 480 से 500 का टारगेट जुबिलेंट फूड में बनेगा। टाटा स्टील में 112 से 116 का छोटा टारगेट बनता है अगर वो 108 रुपए के ऊपर निकलता है टाटा स्टील तब। और हिंद जिंक अगर 265 से 285 के आसपास मिलता है तब उसके बाद हिंद जिंक में एंट्री करिए। अदरवाइज अगर वो 310, चलते हैं हम लोग वापस से एक बार हिंद जिंक के चार्ट को एनालाइज कर ले। 310, बिल्कुल 310 के ऊपर अगर निकलता है तो 320 से 330 तक का टारगेट दोबारा से मिल सकता है। तो ये है आपके इन तीनों स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। चलिए आगे बढ़ूं, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए एक और स्टॉक्स है जैसे यूबीएल है, जुबेर कुरैशी जी ने यूबीएल के बारे में लिखा है। जुबेर कुरैशी जी पूछ रहे हैं कि यूबीएल 1300 का सपोर्ट जोन है, स्विंग ट्रेड को बाय कर सकता हूं। एशियन पेंट वीकली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, स्विंग के लिए क्या प्राइस होगा। तो देखिए ये जुबिलेंट फूड और एशियन पेंट की बात कर रहे हैं जुबेर कुरैशी जी सऊदी अरेबिया से। तो देखिए यूबीएल की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं यूबीएल पर, और यूबीएल पर 1300 का कह रहे हैं कि सपोर्ट एरिया। ओके, देखिए अगर 1300 का सपोर्ट एरिया आपने एनालाइज कर लिया, बहुत बड़ी बात है। 1400 पहले शॉर्ट में तो छोटे टाइम फ्रेम पर 1400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, अगर ये 1400 को ब्रेक कर जाता है तब जाके आपको 1300 पे मिलेगा। और 1300 के आसपास अगर आ जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये एक अच्छा बाइंग एरिया, यहाँ पर जरूर बाय करना चाहिए। जुबेर साहब बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया, बिल्कुल 1300 के आसपास की बाइंग करनी चाहिए। इनकेस अगर ये नहीं जा पाता है 1300 के आसपास और ये 1440-50 के ऊपर निकल जाता है, इस एरिया के ऊपर निकल जाता है, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी बन सकता है जो 1480 से लेके 1500 तक जाने के चांस बना सकता है यूबीएल में। ये भी आप नजर रखें। एशियन पेंट की तरफ चलें तो देखिए एशियन पेंट आप कह रहे हैं वीकली चार्ट पर हम लोग चेक कर लेते हैं। एशियन पेंट क्या लिख रहा है कि वीकली ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट पे है, स्विंग के लिए बाय कर सकते हैं। देखिए सपोर्ट पर जरूर बाइंग कर सकते हैं, क्यों नहीं, सपोर्ट पर बाइंग ही तो करना चाहिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाता है, 2730 के नीचे आ जाता है, तो एक बार गिरावट 2700 तक का देखने को बन सकता है एशियन पेंट में। तो 2730 के नीचे सेल करिए, 2700 के टारगेट मिल जाएंगे। 2790 या 2800, इसके ऊपर अगर ये निकलता है 2790 से 2800 के ऊपर, तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा जो 2900 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। तो ये है एशियन पेंट पे मेरा अपना व्यू। तो दोस्तों कुछ स्टॉक्स का लेवल था जो मैंने शेयर कर दिया, जो लोगों के सवाल थे मैंने जवाब दे दिया। पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट करके अपडेट करें, फीडबैक करें। और मैंने एक बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैटेजी, इंडेक्स का स्ट्रैटेजी, एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक स्ट्रैटेजी RSI 60 के नाम से डाला है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, काफी हेल्प मिलेगा कि इंडेक्स को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।